दोस्तों नमस्कार। अथर्व सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात है 24 अक्टूबर को आपकी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित है और 24 अक्टूबर अब एक महीने से भी कम का समय रहा है आपके पास और अब तक आपने पुस्तकों का अध्ययन काफ़ी कर लिया होगा। अब इसके बाद आपका सर्वाधिक ध्यान किस पे जाएगा? पूर्व में पूछे गए प्रश्नों के रिवीजन पे, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को और अधिक धारदार बना सकें और तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाए। तो अथर्व सक्सेस पॉइंट का ये प्रयास है कि आप सभी को जो आप प्रश्नों का रिवीजन करेंगे उसमें अधिक समय लग सकता है, इसलिए कम से कम समय में पूर्व में आए हुए सभी प्रश्नों का लगभग 2020 से 2010 इन 10-11 सालों के पेपर का पूर्ण रूप से विश्लेषणात्मक आपको रिवीजन कराया जाएगा अथर्व सक्सेस पॉइंट के चैनल पे। और इसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि अलग अलग विषय जितने भी जीएस के विषय हैं उन सब विषयों का अलग अलग संग्रह किया गया है 2020 से 2010 तक के पूछे गए प्रश्नों का, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विज्ञान, पर्यावरण, भूगोल, इस तरह से अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। और 2020 से 2010 तक जितने भी प्रश्न पूछेंगे सबका रिवीजन यहाँ विश्लेषणात्मक रिवीजन कराया जाएगा, जो आपको कम समय में आपके रिवीजन का जो प्रोसेस है वो पूरा कराया जा सके और आपकी सफलता सुनिश्चित की जा सके। तो आज पहला चरण है और इसमें हम प्राचीन इतिहास को लेकर आए हैं और प्राचीन इतिहास का रिवीजन आज हम करेंगे। जो भी प्रश्न 2020 से 2010 तक पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे और धीरे धीरे करके हम सारे प्रश्नों का रिवीजन आपके कर लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा यह श्रृंखला। तो आइए शुरू करते हैं। आज से हम प्राचीन इतिहास का पहला चरण, ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये 2020 का प्रश्न है। 2020 में प्राचीन इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को हम देखते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहला प्रश्न पूछा गया है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और काफ़ी लोगों को उस समय सॉल्व करने में परेशानी आई थी और काफ़ी लोगों ने गलत किया था। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मौर्य शासन काल में एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था जानते हैं, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की रीढ़ जो होती है वो है प्रशासनिक अधिकारियों की बहुलता, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी सर्वाधिक होते हैं जो केंद्रीकृत शासन प्रणाली होती है उसमें। तो मौर्य काल में भी बहुत ही अधिक जो है अधिकारी और एक कर्मचारी वर्ग था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्य काल में जो है, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि मौर्य काल में कुल कितने अधिकारी और अध्यक्ष थे तो इसका भी आप जानना जरूरी है आपके लिए। तो उस समय मौर्य काल में 18 तीर्थ थे, 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष, ये आप ध्यान रखेंगे। और हर अध्यक्ष का अपना अपना एक क्षेत्र था, अपना एक कर्तव्य था, ठीक है। और 18 तीर्थ थे, 27 अध्यक्ष थे। ये आंकड़ा भी आप याद रखें क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि संख्या ही पूछ ली जाए आपसे कि मौर्य काल में कितने अध्यक्ष थे या कितने तीर्थ थे, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि ये प्रश्न पूछा गया है इसके अनुसार हम देखें तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा मार्ग निर्माण। एग्रोनोमोई जो अधिकारी था, एग्रोनोमोई नामक अधिकारी जो था वो सड़क निर्माण एवं यातायात, ठीक है, सड़क निर्माण एवं यातायात व्यवस्था का संचालक था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सड़क निर्माण एवं यातायात के से संबंधित जो है एग्रोनोमोई नामक अधिकारी था, ठीक है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है इंडिका में। इंडिका नामक पुस्तक जानते हैं आप किसकी है? किसकी पुस्तक है ये? इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है
और मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका मौर्य काल के शासन को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। तो मेगास्थनीज की इंडिका में जो है एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का वर्णन है जो सड़क निर्माण या मार्ग निर्माण एवं यातायात व्यवस्था को देखता था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है जो सही सुमेलन करने वाला प्रश्न है, और इसमें जो है महाजनपद काल के और जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद, उन्हीं में से 4 महाजनपद आपसे पूछे गए हैं, उनकी राजधानी पूछी गई है और उन्हीं को सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो 16 महाजनपद कब थे? तो ये बुद्ध के लगभग, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे 16 महाजनपद। तो अगर हम इसको मिलाएं, अगर इसकी हम सुमेलित करें, पूछा गया है कि सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, तो अगर हम मिलाएं तो हम देखते हैं कि कैसे इसको हम, सही जवाब क्या होगा, सही कूट होगा इसका मत्स्य। मत्स्य कहाँ, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। अगर हम इसको इससे मिलाएं, ठीक है। कुरु, कुरु का आप जानते हैं इंद्रप्रस्थ। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और अस्मक की राजधानी पोतन। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं हम, क्योंकि हम बार बार देखने से ये एकदम दिमाग में अस्थायी रूप से संचित हो जाएगा, ताकि आगे चल के आपको फिर दोहराने की ज़रूरत न पड़े। तो देखते हैं इसको हम। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर। कुरुज महाजनपद की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है? मथुरा। और अस्मक की राजधानी क्या है? पोतन। ठीक है, तो इस आधार पर सही विकल्प क्या होगा हम लोगों का? तो सही विकल्प होगा इसका, सही विकल्प होगा विकल्प सी, 3 4 1 2, 3 4 1 2। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी होगा। क्लियर है? 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय जो है, इस पुस्तक में जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये भी आप याद रखें, पूछा गया है कई बार कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपद। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया है, कथन कार्य से संबंधित प्रश्न है, बहुत सावधानी से इसको हमें देखना है। पूछा गया है कि हमें चोलों के विषय में, यानी चोल शासन के विषय में या चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। यानी जब चोल धीरे धीरे अपने चरम पे पहुँचे तो उनकी जानकारी ज़्यादा थी, क्योंकि पूर्व के पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा, उससे जो पहले के राजवंश थे, उन्होंने अपने इतिहास को संरक्षित करने के लिए बहुत विशेष उपाय नहीं किया था। तो इस वजह से उनकी अपेक्षा चोलों के विषय में हमें जानकारी ज़्यादा मिलती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? कहा गया है चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्तीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो कथन और कारण दोनों सही है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो चोल युग है, इसकी चोल युग की महानता कब से शुरू होती है? चोल युग की जो महानता है वो है 985, यानी जो सेकेंड फेज है उसमें चोल जो है महान होते हैं। और 985 ईस्वी में जब राजराज प्रथम जब शासक बनता है, तब से चरम उत्कर्ष जो है चोलों का शुरू होता है। ठीक है, राजराज ने 30 वर्ष शासन किया और अपने शासनकाल में इसने अनेक तरह से, यानी पूरे चौमुखी विकास किया अपने साम्राज्य का। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या शुरुआत करी राजराज प्रथम ने, कि अभिलेखों को जो प्रशस्ति के रूप में, प्रशस्ति पत्र के रूप में मंदिरों में ताम्रपत्रों पर स्थापित करना शुरू किया। ठीक है, इन्होंने ही स्थापित करना शुरुआत किया प्रशस्ति के रूप में अपने अभिलेखों को। जैसे अशोक के अभिलेख मिलते हैं, वैसे इन्होंने भी मंदिरों में अभिलेखों को प्रशस्ति के रूप में लिखवाना शुरू किया, जिसमें उनमें क्या था कि इनके पूर्ववर्ती राजाओं के जो है गुणगान होते थे
उनके द्वारा क्या क्या कृत्य किया गया ये भी इसका वर्णन होता था। तो इससे हमें जो है चोल साम्राज्य के प्रति अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। इनके अपेक्षा जो अन्य राजवंश उनके समकालीन थे उनकी अपेक्षा इनमें ज़्यादा हमें विवरण मिलता है। ठीक है। और राजराज प्रथम के बाद उनके जितने भी जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने भी इस नीति का पालन किया और उन्होंने भी जो है मंदिरों में उत्कीर्ण करवाए अपने अभिलेख। इस वजह से आसानी से अधिक विवरण हमें चोल साम्राज्य के बारे में मिल जाता है। इनके स्थानीय सुशासन, चोलों का स्थानीय सुशासन सबसे उत्तम था। आप जानते हैं कि चोलों की विशेषता क्या थी, स्थानीय सुशासन के लिए ही चोल जाने जाते हैं। ठीक है। तो इन सब का विवरण उनके अभिलेखों में मिल जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम क्या देखेंगे, इसमें जो कहा गया है कि चोलों के विषय में अधिक जानकारी मिलती है ये भी सही है। और क्यों जानकारी मिलती है, क्योंकि इन्होंने मंदिरों के द्वार पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या है, तो इसका मतलब उत्तर इसका क्या होगा, ए सही होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न है, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। ठीक है। तो आप जानते हैं भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, ये भी हम जान लें। तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे इसको, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। और सर्वप्रथम 1957 में वी.एस. वाकंकर महोदय ने 1957 में इनकी खोज की और इनके महत्व को उजागर किया। ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको हम विधिवत देख लें कि भीमबेटका की गुफा कहाँ पे पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, और 1957 में वी.एस. वाकंकर महोदय ने खोजा था इसको। ठीक है। इसके बारे में काफ़ी विस्तृत उन्होंने विवरण दिया। और एक बात और हम इसके बारे में जान लें, वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा इसको जो है विश्व धरोहर या विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है। विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। कब शामिल किया है, 2003 में। ये आपसे या इतिहास में पूछा जाए या कहीं भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे 2003 में इसको जो है बस विरासत स्थल में शामिल किया गया था और वी.एस. वाकंकर महोदय ने इस गुफा की खोज की थी। ये पाषाणकालीन युग की गुफा है और इसमें जो है काफ़ी चित्रकारी का उल्लेख मिलता है। ठीक है। प्राचीनतम चित्रकारी का उल्लेख इसी गुफा में मिला है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी सुमेलित करने वाला प्रश्न है, हड़प्पा के पुरा स्थल और संघराज क्षेत्र, यानी कि उस समय के हड़प्पा स्थल वर्तमान के किस राज्य में स्थित है, ये हमें बताना है। तो हम इसको देखते हैं। देखिए पूछा गया है हड़प्पा स्थल और जो उनके वर्तमान राज्य उनमें कहाँ पे स्थित है। तो आप जानते हैं हुलास को मिलाएं अगर हम तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मांडा आप जानते हैं जम्मू कश्मीर स्थित है, सबसे उत्तरी जो क्षेत्र है वही है मांडा। पाडरी जो है गुजरात में स्थित है और बालू जो है हरियाणा में स्थित है। ठीक है। क्लियर हो गया। एक बार और देखते हैं, बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो इसके अनुसार सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा डी। ठीक है। 3, 2, 4, 1 सही उत्तर होगा डी। क्लियर है। ध्यान से आप मिला लेंगे इसको। ठीक है। यानी बालू जो है हड़प्पा स्थल जो है हरियाणा में स्थित है, मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में। हुलास उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सुमेलित करने के लिए पूछा गया है
और इसमें जो है संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये कि कौन सी संस्कृति थी, तो इसको भी हम सब सही सुमेलित करें। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज क्या था जानते हैं, उनका सबसे ज़्यादा जोर किस पे था? ऋग्वैदिक समाज का सबसे ज़्यादा जोर किस पे था? पशुपालन पे। ठीक है, ये पशुपालन पे इसका जोर था। तो आप इससे मिला सकते हैं कि ऋग्वैदिक समाज चारागाह से, उत्तर वैदिक समाज में कृषक कार्य होने लगे थे, तो बी का हम 3 मिलाएंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता जानते हैं नगरीय सभ्यता, सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी, चौथा। और डी में जानते हैं कि सामंतवादी युग चल रहा था मध्यकाल में, तो सामंतवादी युग था, तो यानी कि जमींदारी प्रथा यहाँ प्रबल थी। ठीक है, तो हम इसको डी को मिला सकते हैं जमींदारी से। एक बार फिर देखते हैं कैसे। सिंधु सभ्यता को अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, क्लियर है, यानी ए का 4। उत्तर वैदिक समाज जानते हैं कृषक हो गए थे, लोग कृषि कार्य करने लगे थे। ऋग्वैदिक समाज पशुपालन पर आधारित था, यानी कि चारागाह पर आधारित था, और चारागाह पर आधारित था। ठीक है, ये जो है सिंधु सभ्यता नगरीय, उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह, और मध्यकाल जो है जमींदारी से। तो क्या उत्तर सही होगा इसका? A4 B3, अर्थात इसका सही उत्तर होगा डी, C1 और D2। डी उत्तर इसका सही होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। सही सुमेलित करने वाला ये भी प्रश्न सही सुमेलित करने वाला है। ये भी कल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि उस समय जैसे क्या क्या व्यवस्थाएं थी जो उस समय के समाज में प्रचलित थी, क्योंकि उस समय विनिमय का माध्यम था, उस समय पूंजी व्यवस्था नहीं प्रबल थी, तो एक दूसरे पर आश्रित लोग थे, तो एक दूसरे के कार्य में करते। जैसे जजमानी प्रथा, जैसे जजमानी प्रथा आप जानते हैं, जजमानी प्रथा आज भी उत्तर भारत में स्थित है, उत्तर भारत में प्रचलित है। जैसे नाई, धोबी, लुहार, ठीक है, ये सब क्या थे? जजमानी प्रथा। यानी को साल भर आपका एक कार्य करेंगे और साल भर में एक बार खेती से जो अनाज कटेगा, अनाज पैदा होगा, तो अनाज इनको दिया जाता है, इसको जजमानी प्रथा बोलते हैं। ब्राह्मण भी थे इसी में। ठीक है, तो ये जजमानी प्रथा है, तो ये उत्तर भारत में प्रबल है, आप जान ही रहे हैं, तो ए का 2 हो जाएगा। 12 बलूट जो है कहाँ पे था? तो 12 बलूट जो है महाराष्ट्र में प्रचलित है। ये भी इसी तरह की एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी सहकारी भावना वाला ये सब सारे कल्चर थे, तो जो कि एक दूसरे से सहयोग में लोग जुड़े हुए थे। तो 12 बलूट महाराष्ट्र में प्रचलित था, मिरासी जो है कर्नाटक में था, अडाडे जो है तमिलनाडु में था। क्लियर है, यानी फिर से एक बार हम देखते हैं इसे। जजमानी प्रथा उत्तर भारत, 12 बलूट महाराष्ट्र, मिरासी प्रथा कर्नाटक, अडाडे तमिलनाडु। ठीक है, तो इसके अनुसार सही जवाब क्या होगा? तो A1 B3 और C2, अर्थात इसका सही जवाब क्या होगा? बी। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये इतने ही प्रश्न जो है प्राचीन इतिहास से पूछे गए थे 2020 में। अब हम देखते हैं 2019। ठीक है, 2019 में देखिए ये भी मिलाने वाला प्रश्न पूछा गया है, और काफ़ी सावधानी से हमें इसको भी देखना है। तो देखते हैं हम इसमें सुमेलित करने वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। इनको सही करना बहुत कठिन तो नहीं होता, बहुत आसान होता है, जिसमें अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे करते समय तो आप कर सकते हैं। तो देखते हैं इसे, ये राजवंश है, राजवंश को है और उनकी राजधानी को मिलाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी आप जानते हैं कांची में थी। ठीक है, पल्लव वंश कांची में। पांड्य आप जानते हैं, पांड्य जो कहाँ थे? तो पांड्य मदुरै के पांड्य, ये आप जानते हैं। यादव कहाँ के थे? तो यादव आप जानते हैं कि देवगिरी के थे। और काकतीय वंश जो है वारंगल में था। क्लियर है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे हम विशेष ध्यान देंगे। एक बार और देखते हैं। पल्लव, कांची, पांड्य,
मदुरा, यादव, देवगिरी, काकतीय, वारंगल। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा इसका A2, B3, C4, यानी कि इसका सही जवाब होगा B। ठीक है, B जवाब इसका सही होगा। क्लियर है, याद हो गया। पल्लव जो है कांची में थे, पांड्य जो है मदुरा में, यादव देवगिरी में और काकतीय वारंगल में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया, तो और नया प्रश्न था। इससे पहले ये प्रश्न पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पूछा गया था। तो अब आप एक बात ध्यान रखेंगे कि पुराने प्रश्नों के साथ साथ नए प्रश्नों पे भी आयोग द्वारा बल दिया जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा नए प्रश्नों पे भी अतिरिक्त पढ़ना होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मार्कंडेश्वर मंदिर जो है, मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, और ये इस समय चर्चा में ये इसलिए था क्योंकि मार्कंडेश्वर मंदिर का जो है जीर्णोद्धार कराया जा रहा था, भारत सरकार द्वारा जीर्णोद्धार कराया जा रहा था उस समय, इसलिए ये मंदिर चर्चा में था और आपसे पूछ लिया गया था। तो ये मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है ये भी हम जान लें, ये भी हो सकता है आगे पूछा जाए। तो मार्कंडेश्वर मंदिर जो है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला के, ठीक है, तो महाराष्ट्र गढ़चिरौली जिला में वेनगंगा, याद रखिएगा, वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। हो सकता है आगे चल के ये पूछा जा सकते हैं, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि वेनगंगा नदी कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वेनगंगा नदी किनारे स्थित है मार्कंडेश्वर मंदिर। और यह मंदिर जो है, ये मंदिर जो है नागर शैली में बना है, नागर शैली में बना है। इसी बनावट के कारण इसको जो है विदर्भ का खजुराहो कहते हैं। विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र में थी, जान ही रहे हैं आप, तो इसीलिए इसको विदर्भ का खजुराहो मंदिर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो केवल 2 ही प्रश्न प्राचीन इतिहास से पूछे गए थे 2019 में। अब हम 2018 में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 2018 में जो प्राचीन इतिहास पूछे गए प्रश्न उन्हें हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया 2018 में कि कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। पहले हम ये जानें, यजुर्वेद की 2 शाखाएं, एक शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, दूसरी कौन सी है, और दूसरी ये है कृष्ण यजुर्वेद। ये 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, और दोनों की अपनी अपनी संहिताएं हैं। ठीक है, तो वो हम वही पूछा गया आपसे कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का क्या नाम है? तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजस्नेयी संहिता कहते हैं। सही उत्तर क्या होगा इसका? वाजस्नेयी संहिता। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? वाजस्नेयी। इसके बाद हम देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं कौन कौन सी हैं। तो जो तीनों बची हैं, मैत्रायणी, काठक और तैतरीय। ठीक है, ये तीनों जो है कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं संहिताएं हैं। ठीक है, तो वाजस्नेयी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, और तैतरीय, मैत्रायणी, काठक, ये तीनों जो है कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, इसमें मंदिरों का कालक्रम पूछा गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न जो है काफ़ी अध्ययन की मांग करते हैं, काफ़ी गहन अध्ययन करना होता है, तब जा कर के प्रश्नों का और क्रम याद होता है। तो आपको, तो आइए देखते हैं हम इसको। सबसे पहले इनका हम देखते हैं कब कब कौन से मंदिर बनाए गए थे। तो सबसे पहले हम देखें तो ये याद होगा आपको, बृहदीश्वर मंदिर जो है, इसका निर्माण जो है
1004 से 1009 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, कौन किसने बनवाया था इसको, ये भी जान लें हम, राज प्रथम। ठीक है, यानी कि राज प्रथम ने 1004 से 1009 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला देखते हैं हम। दूसरा जो है ये भी चोल काल का ही है, गंगैकोंड चोलपुरम। ये जो है मंदिर जो है राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। कब बनाया था मंदिर ये, तो ये इसके राज प्रथम के बाद ही इन्होंने ये शासक बने थे, तो इन्होंने 1012 से 1044 के मध्य बनाया था। ये इनका शासनकाल रहा है, तो 1012 से 1044 के मध्य बनाया था इन्होंने। ठीक है, अगला देखते हैं हम, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर जो है ये पल्लव कला का मंदिर है, और इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण हुआ था, इसका निर्माण जो हुआ था आपका 674 से 800 ईस्वी के मध्य। ठीक है, 674 से 800 ईस्वी पूर्व के मध्य इस मंदिर का निर्माण हुआ था, और ये राज सिंह शैली में बनी थी मंदिर। ठीक है, राज सिंह शैली जानते हैं, पल्लव काल में कई शैलियाँ प्रचलित हैं, तो राज सिंह शैली में निर्मित यह मंदिर है महाबलीपुरम का। 674 से 800 ईस्वी पूर्व के मध्य बना था ये मंदिर। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं सप्त पैगोडा मंदिर। ये जो है ये मामल्ल शैली का मंदिर है। मामल्ल, ये भी जान रहे हैं आप, पल्लव शैली का ही है, तो मामल्ल शैली का मंदिर, इसका निर्माण हुआ था आपके 640 से 674। ठीक है, 640 से 674 के मध्य। तो हम देखते हैं सबका कार्यकाल क्या है, एक बार फिर से देखते हैं हम। इनका है 1004, इनका है 1012। सप्त पैगोडा का जो है 640 से 74 के बीच बना है ये। ठीक है, और महाबलीपुरम मंदिर जो है 674 के बाद बना है। तो इसका सही क्रम हमें क्या, सही क्रम अगर हम देखें तो क्या लगा सकते हैं, इसका सही क्रम हो जाएगा, इसका सही क्रम हो जाएगा आपका डी। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले सप्त पैगोडा होगा, फिर उसके बाद क्योंकि सप्त पैगोडा 640 के 74 से पहले, 674 से पहले बना था, तो सप्त पैगोडा हो गया। फिर महाबलीपुरम मंदिर ये जो है 674 के बाद बना है। फिर इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा, फिर उसके बाद गंगैकोंड चोलापुरम। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा, डी। चलिए आगे देखते हैं। पूछा गया है हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। कई बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न, ऑप्शनल में पूछा जाता है, जीएस में तो पूछा ही जाता है। तो जानते हैं हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है राजा खारवेल से जुड़ा हुआ है। सही उत्तर इसका ए होगा, राजा खारवेल। ये जो है खारवेल शासक थे, कलिंग के शासक थे, और इनके ही बारे में पूरी जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत यही है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, क्लियर है। और इसमें इनके बारे में ये कहाँ स्थित है, तो ये उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और इनके बारे में और कहा जाता है, इन्होंने काफ़ी कृषि से जुड़े हुए काफ़ी कार्य किए, इन्होंने नहरें खुदवाई, काफ़ी विकास के कार्य किया इन्होंने। और इनके राजा होने के लगभग 13 वर्षों के शासनकाल का विवरण प्राप्त होता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। और इनका एकमात्र स्रोत यही है इनके बारे में जानने का, राजा खारवेल के बारे में जानने का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन, मध्य पाषाण काल की बात की जा रही है, पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो जानते हैं आप
मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया। तो पशुपालन, उससे पहले पूरा पाषाण काल में क्या था, केवल शिकार था। ठीक है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ और नव पाषाण काल में जो है कृषि के साक्ष्य में कृषि का कार्य होने लगा। तो ऐसे में हम देखते हैं, तो इसमें जो है मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य जो है बागोर से मिलता है। और बागोर कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान, बागोर जो है राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और बागोर से ही जो है मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन के। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, अगर ये भी पूछा जाए आपसे तो क्या बताएंगे आप, बागोर जो है, बागोर कोठारी नदी के किनारे स्थित है। आप याद रखेंगे इसको, कोठारी नदी के किनारे बागोर जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित। यहाँ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और अन्य की हम अगर बात करें, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित, यानी कि अभी हमने पीछे इसको देखा था, ये हमने अभी पहले भी ये प्रश्न आया था कि मिलाने को था, सुमेलित करने के लिए पूछा गया था कि हुलास कहाँ स्थित है, मांडा कहाँ स्थित है। तो ठीक उसी तरह का ये भी प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पा सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं। तो आप जानते हैं कि हड़प्पा से जुड़ा जो स्थल है उत्तर प्रदेश का वो कौन कौन सा है। एक तो हुलास है, पहले इन्हें तो आप, इससे जान पहचान आपकी अच्छी है, हम इसको आप जानते हैं कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। पहले इन्हें हम जान लें, राजस्थान में स्थित है। लोथल को भी आप जानते हैं, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में। तो जो बचे शेष ये दोनों जो है आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, ये दोनों कई बार पूछे गए, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। हुलासपुर और आलमगीरपुर जो दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 और 4, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। विदेशी व्यापार, यानी कि प्राचीन काल में विदेशी व्यापार से संबंधित कौन सी संस्था थी। तो इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा विवाद रहा है। इस प्रश्न का आयोग ने उत्तर जो है सी एवं डी दोनों को माना था, क्योंकि जो नाना देशी थे, अगर ध्यान से देखा जाए तो उस समय जो है जो विदेश व्यापार संबंधित जो संस्थाएं थी उसमें कौन कौन थी, मणिग्रामम थी, नाना देशी थी। ठीक है, मणिग्रामम, नाना देशी। इसके अलावा और भी कुछ नाम थे उस समय, वलैंग और वलनजियार। ये चारों संस्थाएं जो है विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो इसके अनुसार दोनों का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी और डी दोनों का आयोग ने माना था। तो आप आगे के लिए ध्यान रखेंगे कि नाना देशी, मणिग्रामम, वलंजी और वलंजियार, ये चारों संस्थाएं जो है विदेश व्यापार से संबंधित थी। ठीक है, और अगर इनकी हम बात कर लें तो श्रेणी कहाँ से थी। तो श्रेणी ये एक समिति थी व्यवसाय करने वाले लोगों की। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र में थी, स्थानीय व्यापारी थे। और नगरम जो है व्यापारियों के स्थानीय संगठन था व्यापारियों का। और समिति और ये जो स्थानीय संगठन थे, और नाना देशी मणिग्राम जो है विदेशी व्यापार संबंधी संगठन थे। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, इनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। तो जैसा कि आप जानते हैं पुष्यमित्र सिंह किस वंश के शासक थे, तो ये शुंग वंश के शासन थे।
ठीक है। मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग वंश ने अपना शासन चलाया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने ये शासन शुरू किया था। इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने इन्होंने ही जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ को की हत्या की थी। बृहद्रथ की हत्या करके इन्होंने जो है मौर्य वंश को समाप्त कर दिया और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और दोनों अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये अयोध्या अभिलेख में। सही उत्तर क्या होगा इसका? पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का जो उल्लेख है वो अयोध्या अभिलेख में मिलता है। ठीक है। और इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। ठीक है। ये भी पूछा जाता है, भरहुत स्तूप का निर्माण या मरम्मत इन्होंने करवाया था। यानी कि सहिष्णु शासक थे। इन्होंने हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म के साथ साथ जो है अन्य धर्मों के लिए भी सहयोग किया। और ये भी एक बार पूछा जाता है, आपसे कई बार पूछा भी गया है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। इसको भी आप याद रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। मौर्य वंश का अंतिम शासक अभी हमने देखा कौन था? बृहद्रथ। ये सब फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला प्रश्न पूछा गया है ये, और ये राज्य और उनके जो राजधानियां हैं उनके बारे में बात की गई है इसमें। तो ये पूछा गया दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश। आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त ने पूरे भारत में विजय प्राप्त की थी और लगभग कई राज्यों में इन्होंने कई राज्यों पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई राज्यों को अपने कब्जे में किया था। तो उन्हीं के समकालीन शासकों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, तो अगर हम इसको मिलाएं, सही सुमेलित करें, तो धनंजय कहाँ के शासक थे? तो धनंजय जो है कुस्तलपुर के शासक थे। ठीक है। नीलराज कहाँ के थे? नीलराज अवमुक्त के शासक थे। उग्रसेन पालक्का के शासक थे और विष्णुगुप्ता कांची के शासक थे। क्लियर है? सही जवाब क्या होगा इसका? अगर इसको हम सही सुमेलित करें, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि नाम थोड़ा सा उतना जाना पहचाना नहीं है, इसलिए गलती हो जाती है मिलाने में हमें। तो एक बार और मिला लेते हैं हम। धनंजय कहाँ के थे? तो धनंजय जो है कुस्तलपुर के शासक थे। नीलराज अवमुक्त के शासक थे। उग्रसेन पालक्का के शासक थे और विष्णुगुप्त जो है कांची के शासक थे। तो इस आधार पर सही उत्तर क्या होगा? इस आधार पर अगर हम देखें तो सही जवाब जो है इसका उत्तर होगा ऑप्शन कौन सा होगा? A3। तो A3 से एक ही मिल ही रहा है, इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा? C होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इतने ही प्रश्न पूछे गए थे 2018 में। 2017 में देखते हैं कौन कौन प्रश्न पूछे गए हैं। 2017 में भी प्राचीन इतिहास के अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। 2017 में पूछे गए प्रश्नों को हम देखें एक बार। तो 2017 में जो है 2017 में पूछा गया है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द, यानी ऋग्वेद में अघन्य शब्द कई बार आया है, तो अघन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद में जो है गाय सबसे प्रमुख धन थी लोगों की, क्योंकि वो चारागाह उस समय पशुपालन ही प्रमुख था, चारागाह ही प्रमुख था और गाय सबसे पवित्र मानी जाती थी। तो गायों को जो है अघन्य कहा गया। अघन्य का मतलब होता है जिनकी हत्या न की जाए, यानी कि हत्या न की जाने योग्य जो थी उन्हें क्या कहा जाता है? अघन्य, यानी जिनकी हत्या न, जो मारे जाने योग्य न हो। इसलिए गाय को जो है ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? अघन्या। ठीक है। और इसमें गाय की हत्या करने पर ऋग्वेद में जो है गाय की हत्या पर जो है मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया था, ये आप जानते हैं। क्योंकि गाय ही सबसे बड़ा धन था, गाय से ही सब कुछ था उस समय। गोधूली, गवेष्ठी, जो भी नाम थे उस समय सब गाय के मूल्य से ही, गाय के नाम से ही होते थे। इसलिए ऋग्वैदिक काल में गाय बहुमूल्य वस्तु थी। तो गाय को ही जो है अघन्या कहा गया, यानी कि जो वध किए जाने योग्य न हो।
सही उत्तर इसका क्या होगा, गाय के लिए। अगला देखते हैं प्रश्न हम क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में, ये अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बढ़िया प्रश्न पूछा गया था, 11 सिरों के बोधिसत्व, क्योंकि ये हर जगह तो मिलता नहीं है, कहीं कहीं कुछ विशेष विलक्षण वाले जो है मूर्तियाँ मिल जाती है, इसलिए उनका महत्व बढ़ जाता है। तो आपसे पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन, बोधिसत्व आप जानते हैं बौद्ध धर्म संबंधित हैं, तो 11 सिरों के जो बोधिसत्व है उनका अंकन जो है कन्हेरी की गुफा में मिलता है। इसमें क्या क्या विधिवत है, 11 सिर हैं और 4 भुजाएं हैं, ठीक है, इनकी 11 सिर और 4 भुजाएं हैं, और ये चित्र जो है कन्हेरी में मिलता है। कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है ये भी जान लें हम। तो कन्हेरी गुफा जो है, कन्हेरी गुफा है आपका महाराष्ट्र में, मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली, फिल्मों में आपने इस नाम को बहुत सुना होगा बोरीवली, तो बोरीवली के उत्तर में स्थित है, ठीक है। और मुंबई में, मुंबई के पश्चिम में बोरीवली के पास स्थित है। और वहीं पे एक चीज़ और है, कन्हेरी के पास क्या स्थित है तो ये भी आप जान लें, एक उद्यान स्थित है, उसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यानी संजय गांधी नेशनल पार्क जो है मुंबई में स्थित है, और ये गुफा जो है उन्हीं के पास में स्थित है, ठीक है। तो क्या सही उत्तर होगा, कन्हेरी की गुफा, उसमें 11 सिर थे बोधिसत्व के और 4 भुजाएं थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कथन कांड से संबंधित प्रश्न है, पूछा गया है कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, ठीक है। क्या कथन है कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह विहार के चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दूसरा कथन क्या है, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इन दोनों को पूछा गया है कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों सही है। जो पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली में जो चैत्य और विहार मिलते हैं वो चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं, और पूर्वी दक्कन में के चैत्य और विहार साधारण पत्थरों को काट कर बनाए गए हैं। दोनों ही प्रश्न सही है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है मौर्यकाल से, पूछा जा रहा है बराबर पहाड़ी जानते हैं कहाँ है आप, बराबर पहाड़ी गुफाओं के विषय में कौन सा एक सही नहीं है। बराबर पहाड़ी की गुफा क्या है, गया बिहार में स्थित है, ठीक है, गया बिहार में स्थित है। और इस गुफा के बारे में देखते हैं क्या क्या कथन सत्य है क्या असत्य है। पूछा गया है बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, बिल्कुल सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित करने को उल्लेख करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि बराबर की गुफा जो है अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था, वहाँ रहने के लिए उनको स्थान बनाया गया था, विहार बनाए गए थे। तो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। चौथे कथन को देखते हैं, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। ये प्रश्न जो है गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये 6वीं शताब्दी से पूर्व नहीं है, ये जो है मौर्य काल जो है ये 3री शताब्दी से पूर्व के जो है निर्मित हैं। बराबर की पहाड़ियाँ 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, क्योंकि मौर्य काल बाद में आता है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में मौर्य काल आता है। मौर्य काल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उनका शासनकाल होता है। तो ये जो है, क्योंकि आप जानते हैं 261 ईस्वी में सम्राट अशोक कलिंग का युद्ध करते हैं, तो कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में के आसपास होता है, तो शासनकाल इनके 261 ईस्वी पूर्व के आसपास है, तो फिर यहाँ पे 3री शताब्दी पूर्व हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सा गलत है पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा अभिलेख विकल्प जो है डी गलत है, बाकी उपरोक्त कथन सब सही है। इसका 6वीं शताब्दी पूर्व के स्थान पे
तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में जो है बराबर पहाड़ियों का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था और आजीविकों को समर्पित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद। अभी हमने 2020 के प्रश्न में हमने देखा था, ये प्रश्न सुमेलित करने के लिए आया था जनपदों की राजधानियाँ। तो आप जानते हैं कि मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था। मत्स्य महाजनपद जो है इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी हमने देखा कहाँ थी, विराटनगर। और विराटनगर उस समय कहाँ स्थित था, तो विराटनगर उस समय जो है राजस्थान में स्थित था, राजस्थान के विराटनगर में स्थित था। और उसी के लगभग आज के जो जयपुर है, आज का जो जयपुर है, इसी के समवर्ती जो क्षेत्र हैं आसपास के, उसी में जो है विराटनगर स्थित था, इसकी राजधानी थी। और ठीक है, तो मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर। कहाँ स्थित था, तो राजस्थान में। अच्छा प्रश्न था। और अभी हमने देखा था कि महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, ये भी आप जान लें। अभी हमने बताया था उस समय, तो महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, 16 महाजनपद थे, तो इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, अंगुत्तर निकाय में हमने देखा था, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये जो है बौद्ध ग्रंथ था। और एक और जगह मिलता है इसका उल्लेख, वो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में जो है ये उल्लेख मिलता है। तो भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि जैन ग्रंथ में मिलता है तो भगवती सूत्र में, और बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो अंगुत्तर निकाय में। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये प्रश्न जो है सुमेलित करने के लिए पूछा गया है। सुमेलित एक को सुमेलित दो से सुमेलित कीजिए। अर्थात ये जो है उस समय के शासक हैं और उनसे संबंधित स्थल हैं, तो अगर इनको हम मिलाना चाहें तो कौन कौन से ये देख लें हम। गंधार, मिनेंडर, जूनागढ़, पतिक, मिलिंदपणहो, कुषाण, तक्षशिला, लेख, रुद्रदामन। ठीक है, तो अगर इसको हम सही से मिलाएं तो क्या देख सकते हैं हम। अगर इसको हम सही से मिलाना चाहें तो गंधार कला का विकास कब हुआ था। ठीक है, गंधार कला कुषाण काल के हुई थी। तो गंधार कला को अगर हम मिलाएं तो गंधार कला जो है कुषाणों के समय विकसित हुई थी, तो कुषाण इसके साथ सुमेलित हो गया। फिर उसके बाद पूछ रहा है तक्षशिला अभिलेख। तक्षशिला अभिलेख जानते हैं आप किसके संबंधित था। तक्षशिला अभिलेख जो है पतिक से संबंधित था, वहाँ का शासक पतिक। इसके बाद मिलिंदपणहो आप जानते हैं, मिलिंदपणहो का उल्लेख कहाँ, मिनेंडर। ठीक है, मिलिंदपणहो का संबंध किससे है, तो ये मिलिंदपणहो का संबंध जो है मिनेंडर से है। ठीक है, और बचा क्या, एक और बचा आपका जूनागढ़ अभिलेख। तो आप जानते हैं जूनागढ़ अभिलेख किसका है, रुद्र दामन। शक शासक, ये शक शासक था रुद्रदामन, उसका अभिलेख यहाँ पे है, जूनागढ़ अभिलेख काफ़ी चर्चित है। और इसमें कई बार आप पूछा है सुदर्शन झील, सुदर्शन झील जो मौर्य काल में बनाया गया तो उसके निर्माण की बात की गई है, रुद्रदामन ने इसका निर्माण करवाया था, इसका उल्लेख भी इसी अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो इसके अनुसार सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, सॉरी ए नहीं होगा, इसका सही जवाब ये होगा, इसका सही जवाब होगा गंधार कला सी, A3 एक ही में है, इसका मतलब इसका सही जवाब हो गया आपका विकल्प सी सही है। A3 B4 C1 D2। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी सुमेलित करने वाला प्रश्न और काफ़ी बढ़िया प्रश्न पूछा गया है ये। तो ये जैन तीर्थंकर है और उनकी कुछ ना कुछ जो है सबकी एक एक अलग अलग प्रतिमाएं थी, अलग अलग प्रतिमा लक्षण था, तो वही मिलाने के लिए पूछा गया है। तो चलिए मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ का जो है सर्प है, ये हमें पता है। ठीक है, आदिनाथ वृषभ है। क्लियर है, मल्लीनाथ को जानते हैं हम, मल्लीनाथ को जो है स्त्री माना जाता है, मल्लीनाथ को स्त्री तीर्थंकर माना जाता है।
तो स्त्री हैं तो जल कलश से संबंध इसका स्थापित किया जाए। और संभवनाथ जो है अश्व, ठीक है, ये इनका सही सुमिलन है। एक बार और देख लेते हैं हम कैसे। आदिनाथ को हम मिलाते हैं, वृषभ है इनका सही है। मल्लीनाथ को जल कलश से मिलाते हैं। पार्श्वनाथ के लिए सर्प है और संभवनाथ के लिए अश्व है। तो इसके अनुसार सही जवाब क्या हो जाएगा, A1 B4, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2020 से 2017 अर्थात कुल हमने 4 वर्ष के प्रश्नों को देखा। और ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इससे अगले चरण में हम इसको आधा जो बचा हुआ है 2016 से लेकर 2010 तक, वो हम अगले चरण में देखेंगे। और इस तरह से हम शुरुआत किए हैं और इसके साथ साथ लगभग सारे विषयों के जीएस से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 2020 से 2010 तक, उन सारे प्रश्नों को कोशिश करेंगे कि उन सारे सेक्शन को आपके साथ इस तरह से विश्लेषणात्मक वार्तालाप की जाए और आपको यहीं पे वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए, ताकि आपको फिर से किताब पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। और अगर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता आपको लगती है तो आप जो है एएसपी पब्लिकेशन अथवा सक्सेस पॉइंट द्वारा जो है साल पेपर पीसीएस का प्रकाशित किया गया है, आप इसे लेकर के देख सकते हैं। काफ़ी व्यवस्थित तरीके से, प्रमाणित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, प्रश्नों की व्याख्या की गई है और यहाँ पे आपकी तैयारी जो हो ही रही है। अगर आप विस्तृत अध्ययन चाहते हैं तो ये किताब अवश्य लें, ठीक है। और अगर सही तरह से आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।